हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, मैं मंजू कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस अद्भुत सेशन में। ये है यूपी पीएससी मेंस हिस्ट्री और द एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी आज का हमारा टॉपिक है। उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे? गर्मपंथी भी इन्हें कहा जाता था। उग्रवाद का उदय हिंदुस्तान में कैसे हुआ और कांग्रेस दो धड़ों में किस प्रकार बटी? नरम दल और गरम दल। नरम दल की भूमिका पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों, और हम लोगों को गरम दल की भूमिका पर भी विचार करना पड़ेगा। नरम दल से लोग गरम दल की तरफ क्यों बढ़े, इस टॉपिक में हम ये सारी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी से आइए आप लोग और जुड़ते जाइए। बच्चों, ये मेरा परिचय है। आई एम मंजू कुमार, मेंटर एंड कोच फॉर सीएससी। 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों, 9 साल का एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इथिक्स, जीएस पेपर 4, 1 और 4 में 4 पेपर जब से की ऐड हुआ है। मास्टर्स हूँ बच्चों हिस्ट्री फिलॉसफी, और ऑप्शनल के रूप में फिलॉसफी को पढ़ाता रहा हूँ। यूजीसी नेट में क्वालिफाइड हूँ। हिस्ट्री से एक्सपर्ट हूँ एग्जाम प्लानिंग और स्ट्रेटजी में, और 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अनुभव बच्चों मुझे प्राप्त है, और ये संख्या आप लोगों के माध्यम से बढ़ती ही जा रही है। चलिए जल्दी जल्दी से आइए, फटाफट जुड़ते जाइए। और बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी यूपी एग्जाम, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे स्पेशल क्लासेज के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते हैं, और इम्पोर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशंस भी लगातार आपको मिलते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना बच्चों बेहद अनिवार्य है। यदि मैं सीरियसली कहूं तो बच्चों, सब्सक्रिप्शन के फायदे इतने हैं कि इन्हें गिनाते गिनाते थक जाए। 1 to 1 टॉपिक के साथ आपका समय अवधि के तहत कोर्स पूरा कराया जाता है। 1 to 1 टॉपिक के साथ बच्चों, और समय अवधि 20 घंटे में मेडिवल हिस्ट्री तो मेडिवल हिस्ट्री, 20 घंटे में एंशियंट हिस्ट्री तो एंशियंट हिस्ट्री, 25 घंटे में इथिक्स, 22 घंटे में इथिक्स तो इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं ये, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं होती है इसमें। तो यहां पर 1 to 1 टॉपिक के साथ समयावधि के अंतर्गत बच्चों कोर्स को कंप्लीट करवाया जाता है। तो बच्चों, जल्दी जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लाइव क्लासेज आपको लगातार मिलेगी, टेस्ट सीरीज क्विज लगातार मिलेगी, प्लस क्लासेज में डाउट क्लियरिंग सेशंस लगातार मिलते हुए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से। और बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, प्लस पर क्लिक कीजिए, और मैनेज गोल में जाकर के यूपी पीएससी सेलेक्ट कर लीजिए बच्चों। और पीएससी सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, और जैसे ही आप जाएंगे बच्चों, वैसे ही आपके सामने कई सारे ऑफर्स आएंगे। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। आप इसमें से कोई भी ऑफर चुन लीजिए। 1 महीने का चुन लीजिए, 2 महीने का चुन लीजिए, कोई भी चुन लीजिए, 1 मंथ का, 3 मंथ का। लेकिन आपको बच्चों एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि आप यदि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपी पीएससी या पीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कोर्स पूरा करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो 1 साल का कम से कम सब्सक्रिप्शन ले, 2 साल का ले तो और बेहतर है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन बच्चों मात्र 7,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ बच्चों आपको इसी में मिलेगा। और 2 साल का बच्चों 8400 रुपए में आपको मिलेगा। सोच के देखिए, इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन कोई और होगा क्या बच्चों? अरे इससे सस्ता कुछ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लूट लो बच्चों, लूट लो। और 7,000 का भी कम हो जाएगा, 10% और डिस्काउंट हो जाएगा बच्चों। यदि आप मंजू 10 यूज करोगे तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये 1 साल का आपको मात्र 6300 रुपए में मिल जाएगा। और बच्चों, ये है धमाकेदार ऑफर, 7560 में मिल जाएगा बच्चों आपको 2 साल का। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, मंजू 10 यूज करो, और बच्चों मेरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा। ये फायदे हैं बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के। देखिए, सभी एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं बच्चों। कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लासेज आपको मिल जाएगी। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है जिससे आप अपनी क्षमता को जांच सकते हैं। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लास होती है,
प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए और आकर्षक तरीके एजुकेटर्स आपको बताते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और क्विज आपको मिल जाएंगे। सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो जल्दी जल्दी से बच्चों आप लोग पढ़ते जाइए और लेते जाइए। मंजू 10 बच्चों, एक बार फिर से बताए दे रहा हूं, मंजू 10 मेरा रेफरल कोड, इसको यूज कीजिए और धन्य हो जाइए। चलिए जल्दी जल्दी से। और बच्चों ये यूपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, एक पूरा पेपर 4 जीएस में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी सफलता में निभाता है। और 2 जनवरी से बच्चों ये रात 8:30 बजे आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, तुरंत सब्सक्रिप्शन ले ले। उग्रवादी आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों कि उग्रवाद या उग्रपंथ के विषय में हम लोगों को बहुत सारी बातें आज करनी है। लाल बाल पाल को याद करना पड़ेगा। लाल बाल पाल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है गरम दल में। नरम दल के कार्यों से ऊब चुके थे गरम दल के लोग, और उन्होंने ये ठान लिया कि अब गरम पंथ के द्वारा, उग्रवाद के द्वारा हमें राजनीतिक अधिकारों की ओर बढ़ना पड़ेगा। इतिहासकार 1905 के बाद से गरम दल का उदय मानते हैं। एक बार हमें गरम दल के उदय की भूमिका को समझना पड़ेगा। और बच्चों यहां पर हम थोड़ी सी बातें आपको समझाते थे, जैसे कि देखिए थोड़ी सी बातें हम समझा देते हैं। यहां पर आईएनसी की बात करेंगे या नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे बच्चों। राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन की क्या भूमिका रही बच्चों? राष्ट्रीय आंदोलन क्या रहा और राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका क्या रही बच्चों, इस पर हमें बात करनी है। राष्ट्रीय आंदोलन को एक बार समझना पड़ेगा। और यह बच्चों 1885 से लेकर 1947 तक का राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जिसने हमें आजादी के सिद्धांतों तक पहुंचाया। गरम पंथ को समझने से पहले एक बार जरा इस पर बात कर लीजिए, इसको समझ लीजिए आप। राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ सकते हैं बच्चों। हम 3 चरणों में समझ सकते हैं, 3 चरणों में। इसमें से पहला फेज है बच्चों, यहां पर देखिए फर्स्ट फेज जो है, यानी कि इसको पहला चरण कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं। और फर्स्ट फेज में हमने देखा कि क्या क्या स्थिति बनी। इसी के बाद बच्चों हम गरम दल को सही मायने में समझ सकते हैं कि गरम दल के उदय के वास्तव में क्या क्या कारण रहे होंगे। प्रथम चरण, दूसरा चरण बच्चों और तीसरा चरण मेरे बच्चों, तीसरा चरण। तो प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण बच्चों, ये 3 चरण हैं। प्रथम चरण को आप ले सकते हैं 1885 से बात को शुरू करेंगे और 1905 तक प्रथम चरण जाता है, 1905 तक प्रथम चरण रहता है। दूसरे चरण में 1905 से लेकर के बच्चों आप बात करेंगे 1919 तक की। और तीसरे चरण में हम बात करेंगे 1919 से लेकर के बच्चों 1947 एडी तक की। यानी कि ये 3 चरण हैं और 3 चरण में राष्ट्रीय आंदोलन इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ गया है। लेकिन प्रथम चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ और तीसरे चरण में क्या हुआ, यह हम समझेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर प्रथम चरण और दूसरे चरण को महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि प्रथम चरण से संबंधित है दूसरा चरण और दूसरे चरण से संबंधित है सीधा सीधा उग्रवाद। गरम पंथ, गरम दल क्रांतिकारी तरीके से राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने की भूमिका, यह हमें समझना है। तो चलिए बच्चों एक एक करके बातों को हम लोग करते हैं और समझते हुए चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। प्रथम चरण में बच्चों देखिए, सबसे पहली बात है प्रथम चरण में फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, कांग्रेस की स्थापना हुई बच्चों, कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम चरण में कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरे चरण में क्या हुआ बच्चों, आप मेरी बात समझिए। दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में हुआ नरम दल का उदय। कांग्रेस पर नरम दल का आधिपत्य था, यानी कि नरम दल का उदय हुआ बच्चों। राइज ऑफ मॉडरेट्स बोलेंगे इसे इंग्लिश में, राइज ऑफ मॉडरेट्स। राइज ऑफ मॉडरेट्स का मतलब है बच्चों
राइज ऑफ मॉडरेट्स का मतलब है नरम दल का उदय। दूसरा चरण, दूसरे चरण की बात करो बच्चों, तो दूसरे चरण में कांग्रेस 20 साल की हो गई। दूसरे चरण तक आते आते कांग्रेस 20 साल की हुई और इसमें भी दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कैसे कांग्रेस 20 साल की हो गई भाई? एक तो हमें यह समझना है कि कांग्रेस किस प्रकार 20 साल की हुई। कांग्रेस 1885 में बनी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और इसके बाद लगातार कांग्रेस के अधिवेशन होते चले गए। 1885, 1886, 1887, 1888 लगातार चलते रहे। तो 20 साल में क्या कांग्रेस में मैच्योरिटी नहीं आई होगी? क्या कांग्रेस में परिपक्वता नहीं आई होगी? डेफिनेटली आई होगी। तो यहां पर कांग्रेस की परिपक्वता की बात है, कांग्रेस की परिपक्वता। दूसरा क्या हुआ बच्चों? दूसरी स्थिति समझ लीजिए। मैच्योरिटी ऑफ कांग्रेस तो हो गया, चलो भाई कोई संस्था 20 साल की हो गई, डेफिनेटली है कि भाई मैच्योर तो हो ही जाएगी कोई भी संस्था जब 20 साल की होगी, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ना इसमें कोई ऐसी बात है कि जिसको हम अलग तरीके से कह रहे हैं। तो कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस जो है 20 साल की हो गई, मैच्योर हो गई। अब देखिए, अब यहां पर गर्म दल का उदय हुआ, यह मुख्य बात है बच्चों, ये गर्म दल का उदय हुआ। तो हमें यह समझना है कि इस गर्म दल का उदय क्यों हुआ। क्या नरम दल की नीतियों में कुछ कमी रही? क्या नरम दल राजनीतिक अधिकार दिलाने में सफल नहीं हो पाए? क्या 20 सालों में उनके कोई अचीवमेंट्स नहीं रहे? क्या 20 सालों में उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की तरफ कदम नहीं बढ़ाए? क्या उन्होंने ब्रिटिशों की आलोचनाएं नहीं की? क्या शांति का मार्ग सही नहीं था? क्या हिंसा और क्रांति के मार्ग से ही आजादी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो पाएंगे? ये सब प्रश्न हमारे सामने बड़े लेवल पर उभर कर सामने आते हैं बच्चों, और इसी पृष्ठभूमि में गर्म दल का उदय भी हो जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में हम समझा रहे हैं, तो एक बात और समझ लेनी जरूरी है आप लोगों के लिए कि तीसरा चरण किसको समर्पित है भाई? गांधीयन एरा है, गांधीयन एरा, गांधी का युग है बच्चों, गांधी का युग है। गांधीयन एरा या गांधीयन एज, ये है तीसरा चरण, इसको बोलेंगे गांधीयन एज। अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा, लेकिन गर्म दल चूंकि हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे और बच्चों हम इसी को समझेंगे। तो देखिए पहली बात समझ लेते हैं, और उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। गर्म दल को हम उग्र राष्ट्रवाद भी कहते हैं। एक तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ और एक बच्चों हुआ उग्र राष्ट्रवाद का उदय। हमें उग्र राष्ट्रवाद को भी समझना पड़ेगा। ड्यू टू द राइज ऑफ वायलेंट नेशनलिज्म, या उग्रवाद के उदय के कारण, कोजिज ऑफ द राइज ऑफ वायलेंट नेशनलिज्म बच्चों, कोजिज लिखा जाएगा यहां पे, कोजिज ऑफ द राइज ऑफ वायलेंट नेशनलिज्म। अब देखिए यहां पर अंग्रेजी राज्य के सही रूप की पहचान, उग्र राष्ट्रवादियों का नरमपंथियों से मोहभंग हो गया, मोहभंग हो गया नरमपंथियों से। तो अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान भारतीय द्वारा यह महसूस किया जाना कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वह भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सरकार, भारत में आक्रमणकारी इससे पहले भी आए थे बच्चों, आप ये मत समझना। सेकंड सेंचुरी बीसी में हिंदू यूनानियों का आक्रमण हुआ। उससे पहले हम सिकंदर की बात करें, उससे पहले हम दारा प्रथम की बात करें बच्चों, डेरियस की बात करें, तो आक्रमण तो पहले से हो रहे हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से भारत पर आक्रमण हो रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया जो रहा है, संसाधन संपन्न जो रहा है,
व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रचुर मात्रा में यहां पर संसाधन रहे हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद उन्नत अवस्था में रहा है भारत, तो जाहिर सी बात है आक्रमण तो भर भर के हुए हैं, उसकी कोई कमी नहीं रही। क्या ब्रिटिशों से पहले आक्रमणकारी नहीं आए? बहुत से आक्रमणकारी आए। तो फिर ब्रिटिशों में और दूसरे आक्रमणकारियों में क्या भेद है? और हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि ब्रिटिशों ने भारत का सिर्फ आर्थिक शोषण किया, सिर्फ आर्थिक शोषण किया? ये सत्य भी है। इसको इस दृष्टिकोण से समझिए कि इससे पहले जो आक्रमणकारी हिंदुस्तान आए बच्चों, वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और उन्होंने भारत को अपना देश माना, भारत को अपना राष्ट्र माना और उसका डेवलपमेंट किया और भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया, अपना लिया, रच बस गए। चाहे हम सल्तनत की बात करें, चाहे हम मुगल काल की बात करें बच्चों, ये हमें देखने में मिलता है। चाहे हम शकों की बात करें, हिंदू यूनानियों की बात करें, पार्थियंस की बात करें, कुषाण की बात करें, ये देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों, ब्रिटिश हिंदुस्तान आए तो ब्रिटिशों ने हमारी संस्कृति को नहीं अपनाया, बल्कि वे हम पर अपनी संस्कृति थोपने में कामयाब रहे। एक बात, उन्होंने अपनी संस्कृति को थोपा हमारे ऊपर, यह पहली बात है बच्चों। दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान, भारतीय द्वारा यह महसूस किया जाना कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वह भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। जब यह पता चल गया भारतीयों को कि ब्रिटिश सरकार शोषण करने में लगी हुई है, तो बच्चों फिर क्या स्थिति बनी होगी? फिर स्थिति सीधी और साफ हो गई कि भाई ब्रिटिश भारत का शोषण कर रहे हैं और हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण यह भी रहा कि भारतीयों को समझ में आ गया कि सिर्फ आर्थिक शोषण को अंजाम दिया जा रहा है, सिर्फ आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो बच्चों, पहला कारण तो ये कि नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल, पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये भारतीयों के पक्ष में नहीं थे। चरित्र अच्छा नहीं था बच्चों ब्रिटिशों का। 3,000 लाख करोड़ रुपए बच्चों भारत से लूटे गए। आप सोच कर देखिए, ब्रिटिशों की एक पुस्तक में यह आंकड़ा दिया गया है। भारतीयों के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम ऑफ इंडियंस, भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई थी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पुनर्जागरण ने ऐसा किया था। राष्ट्रीय पुनर्जागरण ने हमारे अतीत की खोज पर बल दिया था। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो और भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, उन्होंने कहा था। तो भारतीय अपने अतीत को जान गए थे। जिस अतीत को ब्रिटिश दकियानूसी बता रहे थे, भारतीय उस अतीत को जान गए थे। भारतीय समझ गए थे कि यह अतीत जो है हमारा बड़ा सम्मानजनक रहा है। स्वामी विवेकानंद, शिकागो में स्वामी विवेकानंद का सम्मेलन, इसने भारतीयों को गौरव से भर दिया था। तो भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि हो गई थी। यह भी गरमदल का एक कारण रहा। शिक्षा में विकास और उसके प्रभाव, शिक्षा में विकास का प्रभाव, इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई तथा बेरोजगारी बढ़ी।
जागृति आई भारत में और बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी की वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। जागृति आने के बाद कहते हैं शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षित हुए लोग तो बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना संभव नहीं हो रहा था। और भारतीयों ने ब्रिटिशों को क्या ठहराया, इसके लिए उत्तरदायी ठहराया, रेस्पॉन्सिबल ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी बहुत बड़े लेवल पर रहा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी बड़े लेवल पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव ने भी भारतीयों को झकझोरा। कई राज्यों ने ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिशों को पराजित किया था और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका था। ब्रिटिश अजेय है, उन्हें जीता नहीं जा सकता, ये धारणाएं धीरे धीरे धूमिल हो रही थी। ब्रिटिश अजेय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़कर रख दिया बच्चों, तोड़कर रख दिया कि भाई यूरोपीय तो अजेय है। ये क्या है? ये सारे कारण वे हैं जो उग्रवाद को जन्म देने वाले हैं, जो उग्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले हैं, उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले हैं। ये सारे कारण वे हैं। तो इसे तो समझना पड़ेगा। और बच्चों ये मेरा कोर्स है यूपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4, 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सीधे सीधे यूपीपीएससी में 200 नंबर का वेटेज पेपर के रूप में और निबंध में भी बेहद सहायक, और बच्चों इंटरव्यू में भी ये सहायक रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक नीति शास्त्र के बारे में भी यहां पर हम बात करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के क्या कर्तव्य है हम ये भी समझते हैं। तो बच्चों ये पेपर बेहद महत्वपूर्ण है। 200 नंबर का सीधा सीधा फायदा मात्र 20 घंटे का 2 जनवरी से 8:30 बजे रात को बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए, बेहद अनिवार्य है आप लोगों के लिए। इस घटनाओं में प्रमुख क्या है बच्चों? यूरोपीय शक्ति अजेय है। ये कौन मान के बैठा हुआ है कि भाई यूरोपीय शक्ति तो अजेय है, उनको तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, उनको तो जीता ही नहीं जा सकता। और बच्चों इसका सबसे पहला कारण यह रहा कि एक छोटा सा देश, ए स्मॉल कंट्री एज जापान इकोनॉमी पावर हाउस, बच्चों एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय हो गया बच्चों, महाशक्ति के रूप में। एक इथियोपिया, अबिसिनिया की इटली पर विजय, इससे यह पता चला कि यूरोपीय शक्तियों को भी हराया जा सकता है। इससे भारतीयों को भी लगा कि भाई यूरोपीय अजेय तो है नहीं, उन्हें भी हराया जा सकता है, उन्हें भी पीछे छोड़ा जा सकता है। तो इथियोपिया, अबिसिनिया की इटली पर विजय भी एक कारण रहा बच्चों। और बोर्स वार, ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोर का युद्ध भी बच्चों, जो 1899 से लेकर 1902 तक लड़ा गया, इसने भी कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम बच्चों किया है। जापान की रूस पर विजय बच्चों 1905 में, जापान ने रूस को हरा दिया। और जब जापान की रूस रशिया पर विजय हुई तो रशिया यूरोपीय शक्ति के रूप में था। तो जब जापान की विजय हुई तो यह माना गया कि भाई जब एक छोटा सा देश रशिया को हरा सकता है तो फिर भारत इतना बड़ा देश ब्रिटेन को हरा नहीं सकता, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। यदि हमें अपने आप को एकजुट कर ले, उग्र राष्ट्रवादियों ने सोचा बच्चों, यदि हम अपने आप को एकजुट कर ले तो यह संभव है कि हम उन्हें हरा डालें। विश्व के अनेक देशों के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन बच्चों, ये भी एक कारण रहे। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ये भी कारण रहे बच्चों। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्या क्या हुई? उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष हुआ बच्चों। उदारवादियों की उपलब्धियां भी कुछ
ज्यादा विशेष नहीं हुई थी। विश्व के कई देशों में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। यदि अमेरिका से हमें सीखना हो, अमेरिका की क्रांति से हमें सीखना हो, हमें जापान से सीखना हो, तो हम देख सकते हैं कि विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे वो भी महत्वपूर्ण थे। तो इसलिए भी लोग क्रांतिकारी आंदोलनों की तरफ बढ़े और उन्होंने माना कि क्रांतिकारी आंदोलन तो जरूरी ही लगता है, फिर तो क्रांतिकारी आंदोलन अनिवार्य लगता है। जापान की रशिया पर विजय, मैंने जैसा कि बताया बच्चों आप लोगों को, विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति जो तमाम देशों पर फैल रही थी, तमाम देशों पर ब्रिटिशों के बच्चों इतने सारे उपनिवेश थे, ब्रिटिशों के बहुत उपनिवेश थे, और ब्रिटिश जहां भी उपनिवेश बनाते थे वहां अपनी संस्कृति को थोपते थे। तो ये जो संस्कृति को थोपने वाली स्थिति है और पश्चिमीकरण वाली जो संस्कृति को थोपने वाली स्थिति है, इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया करने की बात हुई। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन विद लिबरल्स अचीवमेंट्स। बच्चों, उदारवादियों की उपलब्धि कम थी। कांग्रेस वर्ष में मेढक की तरह एक बार टरटराएगी तो आजादी क्या खाक मिलेगी, ये कहना था गरम दल के लोगों का। वर्ष में एक बार। उदारवादियों की उपलब्धि क्या थी? उदारवादी क्या करते थे बच्चों? उदारवादी देखिए क्या करते थे। उदारवादी शांति के माध्यम से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी शांति के माध्यम से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी हड़ताल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते थे। उदारवादी भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते थे। लोग उदारवादी ये कहते थे कि ब्रिटिशों की जो न्यायप्रियता है, जो उनका जस्टिस है, उसमें हमें पूरा विश्वास है। उस न्यायप्रियता में हमें भरोसा है कि भाई ये ऐसी न्यायप्रियता है, इसमें हमें पूरा भरोसा है। ये कहते थे कौन कहते थे? उदारवादी। और गरम दल के लोग इसी बात से तो चिढ़ जाते थे। गरम दल के लोग कहते थे कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक, क्योंकि यदि ब्रिटिशों की न्यायप्रियता में ही आपको भरोसा है कि भाई ब्रिटिश न्यायप्रिय है, तो फिर भाई आपका आर्थिक शोषण भी उचित है, आपका राजनीतिक शोषण भी उचित है, आपका धार्मिक इंटरफेरेंस भी उचित है, आपके ऊपर जो शोषणात्मक शासन व्यवस्था है वो भी उचित है। फिर तो विरोध ना करो। फिर राजनीतिक अधिकारों की बात क्यों कर रहे हो? मत करो राजनीतिक अधिकारों की बात। यह मुख्य विवाद की बात थी। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज मांगते हुए कहा बच्चों कि हम ब्रिटिश प्रजा है और हम महारानी से अपेक्षा करते हैं ब्रिटेन की कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि ब्रिटिश जनता के साथ, या जो जहां जहां स्वराज है वहां की जनता के साथ होता है, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो उग्रवाद ने कहा तो फिर करते रहो अपेक्षा। अधिकारों को यदि अधिकार मांगने से ना मिले तो अधिकारों को छीन लेना चाहिए, अधिकारों को छीन लेना चाहिए बच्चों। यह कहा गरम दल के नेताओं ने, ये गरम दल के नेताओं ने कहा। तो बच्चों शांति हड़ताल भाषणों के विरोध में प्रदर्शन तेज होने लगे।
और अधिकारों की मांग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ने लगी। लाल बाल पाल सामने उतर करके आ गए और लाल बाल पाल ने कहा कि इसमें से बाल गंगाधर तिलक की बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। बीजी तिलक की बात को, बीजी तिलक कहते हैं आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक कभी, लेकिन गरम दल के नेता के रूप में परिवर्तित हो गए। उग्रवाद के और भी कारण हैं बच्चों। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां भी उग्रवाद का एक कारण है, जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एवं बंगाल का विभाजन 1905। ये भी कारण हैं इसके, उग्रवाद के। और जुझारू राष्ट्रीय प्रवृत्ति विचारधारा, ये भी कारण है। एक प्रशिक्षित नेतृत्व, और गरम दल की अपनी एक विचारधारा थी, ये भी समझ लीजिएगा। गरम दल की अपनी एक विचारधारा थी। ऐसा मत समझना कि गरम दल बस सिर्फ क्रांति की भाषा ही बोल रहा था, बल्कि उसकी अपनी एक विचारधारा भी थी। उग्रवादियों के सिद्धांत देख लीजिए क्या क्या थे। पहला सिद्धांत उनका यह था कि ब्रिटिश शासन से वो घृणा करते थे। पहला सिद्धांत उनका यह था कि वो ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। दूसरा उनका सिद्धांत यह था कि फेथ इन पावर एंड एनर्जी ऑफ द मास, वे जनसमूह की शक्ति और ऊर्जा में विश्वास रखते थे। वे ये जानते थे कि जनसमूह की शक्ति अपार है और जनसमूह चाहे तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंक सकता है बच्चों, तो वे इस बात को भी जानते थे। सेल्फ स्टेट मेन गोल्स, और उनका स्वराज मुख्य लक्ष्य था। वे कहते थे स्वराज हमें लेना है, किसी भी कीमत पर मिले। आजादी हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, जान लेकर या जान देकर आजादी चाहिए। और प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मसम्मान या आत्मत्याग की भावना में विश्वास था। और ये बच्चों निस्वार्थ लोग थे, ये पूरे तरीके से निस्वार्थ लोग थे। ये स्वार्थ सिद्धि वाले लोग नहीं थे बच्चों। ये निस्वार्थता के साथ में कहते हैं आजादी प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय संस्कृति और मूल्यों में विश्वास भी था इनका बच्चों। बिलीफ इन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज, भारतीय संस्कृति और मूल्यों में विश्वास ने इन्हें और अधिक शक्ति प्रदान की। गीता रहस्य लिखा इसने, बाल गंगाधर तिलक ने बच्चों। भारतीय संस्कृति को बढ़ाने की इनमें बच्चों कहते हैं ललक थी, लालसा थी। भारतीय समारोहों के आयोजन के पक्षधर थे। ये भी जानते थे कि इंडियन फेस्टिवल्स जो है उसका आयोजन लगातार होना चाहिए। प्रेस और शिक्षा के पक्षधर थे कि यदि प्रेस होगी, प्रेस से क्या होगा बच्चों, प्रेस से समाचार पत्र के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और शिक्षा के माध्यम से लोग जागरूक होंगे। और ये बात भी करते थे, स्व शिक्षा की बात करते थे। ये स्व शिक्षा की, ये कहते थे स्वराज हो, स्वदेशी हो, बहिष्कार हो और स्व शिक्षा हो, यह अनिवार्य है। ये चीजें होनी और ये होनी ही चाहिए। तो बच्चों गरम दल के उदय के ये सारे कारण थे और गरम दल का अपना योगदान भी था। बच्चों ये मेरा कोर्स है यूपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 और 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरा रेफरल कोड मंजू 10 यूज करके। तो यूज बच्चों माय रेफरल कोड मंजू 10 एंड गेट 10% ऑफ इथिक्स बहुत जानदार तरीके से। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बच्चों कैसे लेंगे आप इथिक्स पढ़ने के लिए या हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ने के लिए? 7,000 में मात्र है बच्चों ये सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, प्लस पर क्लिक कीजिए, मैनेज गोल में जाकर के यूपीपीएससी सेलेक्ट कर लीजिए। और बच्चों यूपीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए और बच्चों आपके सामने बहुत सारे ऑफर होंगे। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 7,000 में मिलेगा और 2 साल का 8400 में, और इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। आपको 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद 1 साल का 6300 में और 2 साल का बच्चों मिलेगा 7560 रुपए में। अभी ले ले, आज ही ले ले बच्चों।
यूज माई रेफरल कोड मंजू10 एंड गेट 10% ऑफ। बच्चों मेरा रेफरल कोड मंजू10 यूज करे और 10% का ऑफ पाए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।